दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, आपके हिंदी मिरर चैनल पर जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट की जो है मेगा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। मेगा प्रैक्टिस सेट में आप 105 प्रश्न कर चुके हैं। सेकंड यूनिट में कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको 105 प्रश्न की टेस्ट सीरीज करा दी गई है और अब आपके आगे के प्रश्न लेते हैं। प्रैक्टिस सेट आपका कहाँ से है, सभी को मालूम है कि जो दोस्त आज ही जुड़े हैं उनको बता दें कि सेकंड यूनिट से आपके जितने भी टॉपिक हैं वहाँ से मिक्स प्रश्न लेकर आपकी ये मेगा प्रैक्टिस सेट की तैयारी कराई जा रही है। इसमें आपके 105 हो चुके हैं और आज आपका 106 प्रश्न हैं। जो आज ही जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आपका 106वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है? शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, संवादात्मक संभाषण कार्यशाला, संगोष्ठी पत्र, लेख सम्मेलन या और संगोष्ठी पत्र। तो जल्दी से सोच लीजिए आंसर क्या सोच रहे हैं आप। वैसे तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर गई थी और ये प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखी होगी उन्हें इसका आंसर ज़रूर पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इसमें सोचा होगा कि किस तरह का ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न बनता है, इसका उत्तर शोध प्रबंध और लघु शोध प्रबंध। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान के बारे में बताना है। वास्तविक स्थानगत परिस्थितियां प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं, मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना, या फिर अनुसंधान प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या भूत में निमग्न हो जाता है। तो जल्दी से आंसर सोच के रखिए क्या आप सोच रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए बी, प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं? गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है प्रदत्त शब्दों या चित्रों के रूप ग्रहण करना, बल्कि वास्तविक स्थागत परिस्थितियां प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोत हैं, मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, अनुसंधान प्रघटना से संबंधित स्थिति वर्तमान या भूत में निमग्न हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका भी आंसर इसका सही नहीं है, बाकी सब सही है। और दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना। जैसे कि आपको पता ही है 4 टॉपिक जो हैं आपके, चारों टॉपिक में लास्ट टॉपिक आपका यूजीसी से संबंधित है। आज लास्ट में यूजीसी के प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यूजीसी से संबंधित आपको पता है 100% ही आपके प्रश्न बनेंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, शोध क्या है? बार बार खोज करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है शोध? शोध क्या है? किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से सत्य ढूंढने के लिए कार्य करना, यही आपकी खोज है, यही आपका शोध है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम चेक करते हैं, क्रियात्मक शोध है क्या है? अनुप्रयुक्त शोध, तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध, देशांतरीय शोध, या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से सोच लीजिए आंसर में आप क्या लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न ज़रूर आप सभी को आता होगा इसका उत्तर। तो इसमें बी है, तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध। ये हम कल की वीडियो में जो आपके 105 तक प्रश्न हुए थे, कुछ अलग तरीके से इस प्रश्न को समझाया भी था और हमने किया भी था। चलिए यहाँ डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विसंरचना निम्नलिखित में से किसमें शोध की एक लोकप्रिय विधि है? मौलिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाज विज्ञान, या फिर साहित्य। तो जल्दी से आप आंसर सोच लीजिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर अगर आपने लगाया डी, साहित्य, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, एक शोध पत्र एक विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है, लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है, समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है, एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है।
तो आपके इसमें 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से जल्दी से सोच लीजिए। शोध पत्र जिन्होंने पीएचडी की हुई है उन्होंने तो अपना सबमिट किया ही होगा। तो क्या हो सकता है इसमें शोध पत्र, क्या हो सकता है, जल्दी से सोचिए आंसर क्या लगाएंगे आप इसका आंसर। अगर आप इसका आंसर लगाएंगे सी तो बिल्कुल सही लगाएंगे, क्योंकि समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, शोध का उपकरण निम्नलिखित में से क्या है? शोध का उपकरण निम्नलिखित में से क्या है? रेखा चित्र, ग्राफ, दृष्टांत, प्रश्नावली, आरेख। क्या हो सकता है आंसर? तो आंसर होगा प्रश्नावली। शोध का उपकरण, कल भी हमने प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न किए थे तो वो भी आपकी समझ में आए होंगे और भी बन रहे हैं। चलिए हाँ डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है? जो नैतिकता है शोध में वह किसे शामिल नहीं करती है? ईमानदारी को, व्यक्तिपरकता को, न्याय निष्ठा को या फिर वस्तुनिष्ठता को? तो सोच लीजिए आंसर। तो इसमें अगर आप आंसर लगाएंगे बी व्यक्तिपरकता, तो इसमें शामिल नहीं होती है, बल्कि ईमानदारी, न्याय निष्ठा और वस्तुनिष्ठा होती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या है, जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह कहलाता है क्रियात्मक शोध, अनुभाविक शोध या फिर प्रत्यात्मक शोध या फिर मौलिक शोध? क्या होगा आंसर आपका? तत्कालिक, कल भी किया था आंसर इस तरह का हमने क्रियात्मक शोध में। प्रश्न बदल कर आते रहते हैं, वही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है चेंजिंग होते हैं बहुत ज़्यादा और यहीं पर सारा खेल बन जाता है। आंसर तो एज इट रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते आपके, लेकिन यहाँ की जो कुछ होता है ना उस पर अगर आपका एक बार ध्यान चला गया ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता बढ़ने से। चलिए आगे चलते हैं। एक कार्यशाला होती है क्या? किसी विषय पर चर्चा करने के लिए सम्मेलन, किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक या किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं, या फिर एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें एक विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो। तो जल्दी से आंसर सोच के रखिए। तो इसमें जो कार्यशाला जो होगी वह क्या हो सकती है? वह होती है कि छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें एक विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो, तो वह एक कार्यशाला होती है। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल, यहाँ चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, शोध का मुख्य ध्येय क्या है? मुख्य ध्येय मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्य की समीक्षा करना है, पहले से ज्ञात का सारांश करना है, अकादमिक उपाधि डिग्री प्राप्त करना है या नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों को ताज़ा व्याख्या करना है? तो आपकी समझ में क्या होना चाहिए शोध का मुख्य ध्येय, है ना? जो पीएचडी कर चुके हैं उन्हें बिल्कुल पता है, नेट की जो तैयारी में लगे हुए हैं, नेट पीएचडी करने के बाद नेट कर रहे हैं, जो नेट कर चुके हैं और पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ उनको आंसर पता होगा कि यही जाना चाहिए। चलिए देखते हैं डिटेल, ये इसकी डिटेल है, चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मौलिक शोध के सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? क्रियापरक शोध, दार्शनिक शोध, अनुप्रयोग शोध या फिर ऐतिहासिक शोध? तो आंसर अगर आपने सोचा है बी तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, अनुप्रयुक्त शोध। ऐसी समस्या को जिन्हें हम मौलिक शोध से अध्ययन नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते उनको हम व्यावहारिक या अनुप्रयुक्त शोध अप्लाइड रिसर्च से समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका 118, किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सा सूचक है? प्रभाव गुणक, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स या फिर I10 इंडेक्स? जल्दी से देख लीजिए कौन सा हो सकता है गुणवत्ता किसी शोध पत्रिका का। तो अगर आप लगा रहे हैं ए प्रभाव गुणक तो सही जा रहे हैं, यहाँ पर इसका आंसर है, डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रपंच शास्त्र फिनोमेनोलॉजी शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। बताना है दृश्य प्रपंच शास्त्र फिनोमेनोलॉजी किससे संबंधित है? गुणात्मक शोध से, प्रसारण के विश्लेषण से, सहसंबंध के अध्ययन की या फिर संभाव्यता की प्रतिचयन की? क्या आंसर सोच रहे हैं? अगर आंसर सोचा है ए गुणात्मक शोध की तो बिल्कुल सही है, प्रक्रिया से संबंधित है किसकी? गुणात्मक शोध की। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से संदर्भ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ MPA के अनुसार लिखे गए हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्ज़ाम में मोस्टली बनता है। देख लीजिए, शर्मा वी, टू 10 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, नई दिल्ली, टाटा मैकग्रा हिल। इसको पढ़ते नहीं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। शर्मा वी, इस तरह से ये सारा लिखा जाता है। तो इसमें हमें देखना है कि कहाँ डॉट है, कहाँ आपका सेमी ये विसर्ग कहते हैं। हम तो हिंदी में इसको, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं इसको। देख लीजिए, यहाँ पर कॉमा आएगा, यहाँ पर डॉट आएगी, फिर डॉट आएगी, फिर यहाँ पर ये विसर्ग आ जाएगा, फिर आपका ये यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। तो चलिए देख लीजिए डिटेल में क्या है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ एपीए के अनुसार सर्वप्रथम उपनाम टाइटल तत्पश्चात नाम नेम होना चाहिए। इसके पश्चात क्रमशः कोष्टक, चलिए आ गया आपका इंग्लिश में भी, संबंधित वर्ष का नाम तथा पुस्तक का नाम और स्थान एवं प्रकाशन का नाम मुद्रित होना चाहिए। वर्तमान में ब्रिटिश पद्धति की तुलना में अमेरिकी पद्धति ज़्यादा प्रचलित है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, सर्वप्रथम उपनाम। देख लीजिए, यहाँ पर उपनाम आ रहा होगा, यहाँ पर पहले उपनाम आ गया शर्मा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ रहा है, उपनाम के बाद आ रहा है इसमें कोष्टक, इसके बाद क्रमशः कोष्टक होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका ये कोष्टक होना चाहिए, इसको कोष्टक यानी कि ब्रैकेट होना चाहिए। उसके बाद वर्ष का नाम, यहाँ पर ये आ गया आपका वर्ष का नाम, जो आपका जो है संबंधित जो वर्ष है उसका नाम आ गया, फिर आपकी पुस्तक का नाम और फिर स्थान का नाम। उसके बाद मुद्रित होना, टाटा जैसे मैकग्रा हिल यहाँ पर जहाँ पर मुद्रित हुई है उसका नाम होना चाहिए। यहाँ पर इसका कोई वो नहीं दिया गया डॉट डॉट करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। सुविधानुसार प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, निर्णय प्रतिदर्श, स्तरबद्ध प्रतिदर्श। देख लीजिए कौन सी प्रतिदर्श संभाव्यता पर आधारित है, जल्दी से आंसर सोचिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो आपका स्तरबद्ध है वह क्या है, किस पर, संभाव्यता पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं, इसकी डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, एक रद्द परिकल्पना क्या हो सकती है जब चरों के बीच कोई भिन्नता ना हो, शोध परिकल्पना के समान हो, प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ हो, या फिर जब चरों के बीच भिन्नता हो। तो अगर भिन्नता है तो रद्द परिकल्पना होगी ही नहीं। जब चरों के बीच कोई भिन्नता नहीं होगी तब वह एक रद्द परिकल्पना मानी जाती है। चलिए डिटेल चेक करते हैं। शून्य या रद्द परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस तब बनते हैं जब चरों के मध्य कोई भिन्नता न हो। इसमें किसी घटना के बारे में कोई वर्ग परीक्षण से सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यदि कोई वर्ग वास्तविक मूल्य कई वर्ग के टेबल मूल्य से अधिक होता है तो परिकल्पना अस्वीकार कर दी जाती है, परंतु यह मूल्य अधिक कम हो जाता है तो शून्य परिकल्पना स्वीकार कर ली जाती है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है, ज़रूर इसको नोट डाउन करें। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है। आप जोड़ तोड़ करके किस चीज़ को कर सकते हो, ऐतिहासिक शोध नहीं कर सकते हो, मूलभूत शोध नहीं कर सकते हो, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए यहाँ पर, इसको आप छेड़ नहीं सकते हो। विवरणात्मक शोध या फिर प्रयोगात्मक शोध, विवरणात्मक शोध में करोगे या फिर ये दो आपके बचे हैं, तो इसमें से आप कौन से में जोड़ तोड़ कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आंसर आपको इसमें सही लग रहा है तो उसी को आप टिक करें और जल्दी से आंसर सोच लीजिए। अगर सोचा है प्रयोगात्मक शोध तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, जब आप प्रयोग करते हैं तभी आप कर सकते हैं। जोड़ तोड़ सदैव प्रयोगात्मक शोध का भाग होता है। इसमें निकटतम दूरवर्ती प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तभी तो उसे सत्यापित किया जाता है। जबकि मूलभूत में शोध नए नए सिद्धांतों का निर्माण, पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जाता है। विवरणात्मक में शोध में ज्यों का त्यों वर्णन किया जाता है, उसमें कोई भी आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है केवल प्राथमिक आंकड़ा, केवल द्वितीयक आंकड़ा, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। शोध पत्र शोध कार्य का रिपोर्ट होती है, किनसे होती है, जल्दी से बताइए आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी आंसर आपका सही नहीं जा रहा है या जा रहा है, जल्दी देख लीजिए। तो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े दोनों होने चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात क्या आता है। आपने परिकल्पना को सूत्रबद्ध कर लिया है, फिर क्या आएगा, उद्देश्यों का कथन, आंकड़ों की व्याख्या, शोध उपकरण का चयन, आंकड़ों का एकत्रीकरण।
क्या परिकल्पना को सूत्रबद्ध एक योजना बना चुके हो? अब क्या करोगे? आप समस्या ले ली, फिर योजना बना ली, फिर क्या करोगे? उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करोगे, है ना। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है? क्रमबद्ध क्रिया, वस्तुनिष्ठ अवलोकन, प्रयोग एवं त्रुटि या समस्या समाधान। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी प्रासंगिक नहीं है? बाकी तीनों हैं। तो क्रमबद्ध भी होती है, प्रयोग या त्रुटि भी होती है, समस्या का समाधान भी होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ अवलोकन नहीं होता है। चलिए चेक करते हैं, डिटेल यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए पॉज करके वीडियो को। अगला है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, या फिर संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, या समस्या की पहचान, या फिर समस्या का समाधान ढूंढना। प्रथम चरण देखना है, तो जल्दी से सोचें आंसर, क्या सोच रहे हैं? निम्नलिखित शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण क्या हो सकता है? बताइए। समस्या की पहचान ही तो करोगे सबसे पहले, है ना। चलिए यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब वह किसी शोध का उदाहरण होगा। तो आपको बताना है क्या हो सकता है इसमें। पहला ऑप्शन देखते हैं, आधारभूत शोध, या फिर क्रियानिष्ठ शोध, या फिर व्यवहारिक शोध, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर अगर आप सोच रहे हैं इसमें सी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। नहीं, इसमें होगा आपका आधारभूत शोध होगा, कि यदि कोई शोधकर्ता शास्त्र से शोध करता है कि प्रबंधीय ढंग की संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किसी शोध का उदाहरण होगा। तो इसमें आधारभूत शोध होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, समझ लीजिए इसको। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को कितनी बाधाएं आएंगी? उनकी अधिक अपेक्षाएं क्या हैं? परिवार में होंगी, समाज से होंगी, शिक्षक से होंगी, राज्य से होंगी। तो जब शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें छात्रों को जितनी बाधाएं आती हैं, वो हम कहाँ से ज़्यादा अपेक्षा कर सकते हैं? कहाँ से बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा? तो परिवार से तो नहीं होगी, क्योंकि वो उसको भेज ही रहे हैं पढ़ने के लिए। समाज से भी नहीं होगी, समाज को क्या मतलब, राज्य से भी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक शिक्षक से ज़रूर हो सकती है। क्यों हो सकती है? उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि हम सब एक शिक्षक हैं। देख लीजिए क्यों होती है। शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले छात्रों को जितनी बाधाएं, उतनी अधिक अपेक्षा संस्थान के शिक्षकों से बढ़ेंगी, क्योंकि शिक्षण संस्थान शिक्षक ही छात्रों की समस्याओं की पहचान, उपचार तथा निर्देश डायरेक्शन प्रदान करते हैं। तो ज़्यादातर हम अब विद्यार्थी से जुड़ते हैं, विद्यार्थी हमसे जुड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, एक अच्छा शिक्षक वह है जो उपयोगी सूचनाएं देता है, संकल्पनाएं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। आप एक अध्यापक हैं और एक अच्छे अध्यापक हैं, तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही सोचे होंगे, क्योंकि सिर्फ नोट्स देने से ये काम हमारा है, लेकिन ये भी कुछ नहीं हो सकता। सिद्धांत भी हम क्लास में अच्छे से स्पष्ट करते ही हैं, उपयोगी सूचनाएं भी देते हैं, लेकिन जब तक हम एक छात्र को उसको खुद को करने के लिए प्रेरित ना करें, तब तक हम बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाते हैं। आज भी अगर स्टूडेंट आप पर डिपेंड है और आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, बच्चा आप पर ही डिपेंड है कि आप क्या कराएंगे, तो शायद आपने बच्चे को पूरे साल कुछ नहीं सिखाया है। हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी बच्चे को समझाया, बच्चा कहता है कि हाँ मैं ये चीज़ खुद से करूँगा, तो शायद आपको बच्चे का व्यवहार चेंज कर चुके हो। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? यह अनेक परीक्षाओं के कारण छात्रों के कार्यभार में वृद्धि करता है। यह प्राप्तांक को ग्रेड में प्रतिस्थापित करता है, छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। चारों ऑप्शन सतत व व्यापक मूल्यांकन के, जल्दी से आंसर सोच लीजिए। आपका जो आंसर जाएगा इसमें क्या जा सकता है? जल्दी से सोचें आंसर। इसमें ये है आपका
कूट से संबंधित है। देख लेते हैं कूट क्या है। 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 2 3 4 सतत मूल्यांकन में क्या आंसर आप लगाएंगे, तो इसमें डी आपका सही जाएगा 2 3 4। यह प्राप्तक को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है या परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो यह है क्या है, एक सतत और व्यापक मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है। यहाँ पर इसके कूट हैं, देखते हैं। निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। निदान तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जल्दी से सोचें आंसर। एक तो आपका सभी में आना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि निदान तो सबसे पहले है हमारा। तो पहला तो ये हो गया, ये भी पहला हो गया, यहाँ पर सिर्फ 2 है। अब देखते हैं तीसरा निर्देश है, प्रतिपुष्टि है। तो ये सभी चीज़ें एक अध्यापक के अच्छे शिक्षण को होनी चाहिए। निदान भी होना चाहिए, उपचार भी, निर्देश भी और प्रतिपुष्टि भी। ठीक है, चलिए डिटेल चेक कर लीजिए। इसकी डिटेल आपके सामने है, यहाँ पर डिटेल है, पढ़ लीजिए इसको आराम से वीडियो को पॉज करके या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कितने प्रश्न आपके हो चुके हैं, 132 हो चुके हैं। 133 पर हम चलते हैं आगे। 133 आपका आंसर नेक्स्ट है विश्वविद्यालय। अब आ गए हैं हम यूजीसी से संबंधित आपकी 4th टॉपिक पर। ठीक है, 4th टॉपिक जैसे कि आपको पता है 4 टॉपिक है सेकंड यूनिट के। 4था टॉपिक आपका शुरू हो चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देख लीजिए, अगर आपको पता है इसके बारे में तो आपको जरूर पता चलेगा कौन सा सत्य नहीं है। इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया है। इसे केंद्र सरकार ने योजनागत और गैर योजनागत विधियाँ प्राप्त होती हैं, या फिर राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियाँ प्राप्त होती हैं। निधियाँ सभी समझते होंगे क्या होता है। तो क्या इसमें सही सत्य नहीं है, तो इसमें क्या है, यह सत्य नहीं है क्योंकि इसको कहाँ से प्राप्त होगा, मतलब इसको सरकार, इसे केंद्र सरकार से, राज्य विश्वविद्यालयों से नहीं, केंद्र सरकार से। तो इसकी डिटेल हम चेक करते हैं। आंसर सही नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर पूरी डिटेल है, इसको देख लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% पे लेके चलिए। वीडियो पसंद आ रही है तो साथ में लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है, 10, 8, 7 कितनी है, जल्दी से सोचिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय वह हैं 7। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। सारे यहाँ पर बताए भी गए हैं ये सारे। एक बार मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर कर किया था मैंने यूजीसी का, उस वीडियो की भी आप ज़रूर देखिए पूरी, क्योंकि वहाँ पर यूजीसी की ही मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको ज़रूर चेक करिए आप प्लेलिस्ट में। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है। यह दिल्ली में स्थित है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। बिल्कुल अभी जस्ट आपने ये चीज़ पढ़ी है ना इसके बारे में। तो क्या होगा इसका आंसर, इसमें कह रहा है कि नहीं, कथन सही है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल के विषय में। तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, सही 1 और 2। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल 1994 में स्थापित एक स्वायत्त शासी संस्था है जो शिक्षा के संस्थान मूल्यांकन प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य देखता है। इसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित एक स्वतंत्र निकाय है जिसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट थे कहाँ से थे, ये दिल्ली में स्थित है ना। ये कहाँ से थे आपको जरूर पता चल गया होगा पढ़ते ही कहाँ से थे, दोनों पॉइंट ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय जो अपनी निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्य दर्शाता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी या फिर इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी इग्नू। तो आपका आंसर यही सही जाएगा, है ना। यहाँ पर चेक कर लीजिए डिटेल। अगला प्रश्न, भारत का पहला खुला मुख्य विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ।
आंसर सामने है, आंध्र प्रदेश में हुआ। चलिए चेक करते हैं डिटेल यहाँ पर, यहाँ डिटेल है, इसको देख सकते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में ज़रूर बन सकता है, इसको 99% पे लेके चलें आप। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, निजी संस्थान तथा व्यक्तियों के द्वारा। क्या आंसर हो सकता है? आपने सोचा है इसका आंसर? क्या सोच रहे हैं आंसर? जल्दी से सोच लीजिए, क्या आपका इसका आंसर जा सकता है? ठीक है, जल्दी सोचिए आंसर। इसका आंसर जाएगा आपका सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होता है। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण, आपने नोट किया कि इस तरह की डिटेल आपको ऊपर मिल चुकी थी ऑप्शन में। चलिए आगे चलते हैं। जब आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में आया था तो वहाँ पर एक पॉइंट ये भी बना था, वहाँ पर 4 पॉइंट थे। तो प्रश्नों को जोड़कर पढ़िए तो ज़्यादा आसान रहते हैं और अच्छे भी रहते हैं। चलिए 139 चलते हैं क्वेश्चंस पर आपके। क्या है? यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 यानी कि 1956 धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालयों को यह आज्ञा नहीं है। क्या आज्ञा नहीं है? देख लीजिए। उच्च शिक्षा के कार्यक्रम को चलाना, उनमें डिग्री प्रदान करना, किसी उच्च शिक्षा संस्थान को संबंधित करना, या फिर यूजीसी के आज्ञा के बिना ही कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेशों में कैंपस खोलना, या फिर दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना दुरुस्त कार्यक्रम को, जो दूर के कार्यक्रम होते हैं उनको चलाना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसमें हमें लगाना है। क्या प्रश्न है आपका कि अंतर्गत मानित विश्वविद्यालयों को यह आज्ञा नहीं होती है, तो उनको आज्ञा नहीं होती है यूजीसी की आज्ञा के बिना कैंपस के बाहर किसी भी जगह देश में या विदेशों को कैंपस को खोलना। बाकी ये सब चीज़ें वो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय क्या है? केवल शिक्षण तथा शोध कार्य करते हैं, या महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं, परीक्षा कराते हैं, शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, केवल शोध को प्रोत्साहन देते हैं? अधिकतर विश्वविद्यालय इसमें से क्या करते हैं? तो महाविद्यालयों को संबद्ध करते तथा परीक्षा कराते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर सकते हैं। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को संबद्ध करते तथा परीक्षा कराते हैं। अब आते हैं 141 पर। यहाँ आपका प्रश्न है, ठीक है, यहाँ सारे ऑप्शन हैं, देख लीजिए इसका कौन सा आंसर जाएगा। 140 आपके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज आपका मेगा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, तो बने रहिए। अब आपके लिए आएगा लेक्चर 3 यूनिट का आएगा। और 3 यूनिट का जो टॉपिक है आपका पता ही है आपको किससे संबंधित है, वहाँ पर सारा आपका आईसीटी से संबंधित है। उसके क्वेश्चंस का आपको मेगा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। पहले आपका उसमें कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा, तो कल आपका 3rd यूनिट में आईसीटी से संबंधित आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और फिर मेगा प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, कर दीजिए लाइक एंड शेयर। और जो जुड़ चुके हैं आज ही सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन जरूर हिट करके जाएं। अगर नई वीडियो और लेक्चर, नोटिफिकेशन, न्यूज़ सभी कुछ आपको हिंदी मिरर से चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। और जो दोस्त जुड़ चुके हैं उनको लाइक एंड शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके जैसे दोस्त बहुत लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये कंटेंट और कंसेप्ट पहुँचे। ठीक है।